हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क ऑफ ए डीसी मशीन। तो देखिए, डीसी मशीन में तो दोनों चीज़ें आती हैं, जनरेटर भी आता है, डीसी जनरेटर भी और डीसी मोटर भी। तो डीसी जनरेटर को तो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि टॉर्क जो, अगर डीसी मोटर में जो टॉर्क जनरेट होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉर्क जनरेटेड इन ए डीसी मोटर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, पहले हम इसको हेडिंग लेते हैं, टॉर्क ऑफ ए डीसी मशीन। ठीक है, अब इसमें देखिए जो बेसिक जो जनरेटर और इसमें कॉमन जनरेट डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में, उसमें क्या होता है कि व्हेन ए डीसी मशीन इज लोडेड आइदर एज ए मोटर और ए जनरेटर, द रोटर कंडक्टर्स कैरी करेंट। These conductors lie in the magnetic field of the air gap. Hence, each conductor experiences a force. The conductors lie near the surface of the rotor at a common radius from its center. Hence, a torque is produced around the circumference of the rotor and the rotor starts rotating. देखिए ये तो हुआ कॉमन। अब इसके बाद क्या होता है कि जब एज ए जनरेटर ये काम करता है, व्हेन द मशीन ऑपरेट्स एज ए जनरेटर एट कांस्टेंट स्पीड, दिस टॉर्क इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू दैट प्रोवाइडेड बाय द प्राइम मूवर। ठीक, तो डीसी जनरेटर केस में तो ये होता है। और व्हेन द मशीन इज ऑपरेटिंग एज ए मोटर, द टॉर्क इज ट्रांसफर्ड टू द shaft ऑफ द रोटर एंड ड्राइव्स द मैकेनिकल लोड। ठीक, तो चूंकि आज हम लोग डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, तो आज हम उसका एक्सप्रेशन डिराइव करके देखते हैं। हालांकि द एक्सप्रेशन फॉर द टार्क इज द सेम फॉर द जनरेटर एंड द मोटर। ठीक है, तो टॉर्क जो भी, टॉर्क का अगर हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो टॉर्क की जो भी एक्सप्रेशन आती है वो डीसी जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर दोनों के लिए सेम आती है। तो आज हम इसको ड्राइव करके देखते हैं कि कैसे हम इसको, इसका एक्सप्रेशन हमको मिलता है। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज इक्वेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग देख चुके हैं कि वोल्टेज इक्वेशन डीसी मोटर क्या आती है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए। इक्वलेंट सर्किट ऑफ ए डीसी मोटर अभी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं अटेंड किया उसको प्लीज़ रिफ़र कर लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये वोल्टेज इक्वेशन होती है। अब इसमें हम क्या करें, अगर हम इसको दोनों साइड जो है आई ए से मल्टीप्लाई कर दें तो V इंटू आई ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो V इंटू आई ए है, ये क्या है, ये है एक तरह से इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू आर्मेचर। ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर हो गई, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू आर्मेचर, जो जो इलेक्ट्रिकल पावर हम मोटर को दे रहे हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस इन द आर्मेचर, कॉपर लॉस इन आर्मेचर। ठीक है, तो अच्छा, इसमें हमें एक चीज़ मालूम है कि हमें मालूम है कि क्या इनपुट बराबर क्या होता है, इनपुट इज इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉस। जो भी लॉसेज हैं और उसमें आउटपुट पावर जोड़ दीजिए तो ये आपका निकल आएगा। तो इसका मतलब अगर इसको और इसको हम कंपेयर करें तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया ना। तो एक तरह से E इंटू आई ए क्या हो गया, E इंटू आई ए हमारा इलेक्ट्रिकल इक्वलेंट ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर। तो ये हमारा टोटल मैकेनिकल पावर हो गई जो आउटपुट हो गई डीसी मोटर की। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्वलेंट ऑफ, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ग्रॉस मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर। और ये पावर किस तरह की होती है, ये पावर बाय नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। तो यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि आउटपुट पावर क्या होगी,
ये हमें पता चल गया ई इंटू आई ए होगी। अब इस पर मान लीजिए हम आगे चलते हैं तो हम ये लेते हैं कि से कैपिटल टी, हमने कहा कि लेट टी क्या है, टी है हमारा एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर इन न्यूटन मीटर। ये हमने मान लिया कि ये हमारा टॉर्क है जो आर्मेचर डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एट दिस वैल्यू ऑफ टॉर्क द इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर कन्वर्जन टेक्स प्लेस। इस टॉर्क के इस वैल्यू पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर कन्वर्जन होगा, यानी इलेक्ट्रिक पावर मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। तो अब मैकेनिकल पावर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P, मान लीजिए हमने मैकेनिकल लिखा, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड हो गई, यानी 2πn इंटू टी, ये आ गया। तो इसलिए क्या हो गया कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी थी, E इंटू आई ए थी इनपुट पावर, और यहाँ पे आउटपुट पावर क्या है, PM है। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी इससे एक तरह से क्या हो गया, E इंटू आई ए इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी, या एक तरह से 2πn इंटू टी। तो ये हमारा आ गया E इंटू आई ए इक्वल टू 2πn इंटू टी, ठीक। लेकिन हमको मालूम है कि E की वैल्यू क्या होती है डीसी मशीन के लिए, E की वैल्यू होती है N P फाई, ये हम लोग फार्मूला यूज़ भी कर चुके हैं डीसी जनरेटर वाले उसमें वीडियोस में, और इसको आप जानते भी कैसे आया, ठीक। E बराबर ये होता है, अब E की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, N P फाई Z डिवाइडेड बाई A इंटू आई ए इज इक्वल टू 2πn इंटू टी, ये आ गया। या यहाँ से हमारा T निकल के आएगा, T बराबर कितना हो गया, T बराबर हो गया पी जेड अपॉन 2πa इंटू फाइव इंटू आई ए। तो ये जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन कहलाती है टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, क्लियर। अब इसमें क्या देखिए, अब इसमें इसी एक्सप्रेशन में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मशीन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर ए गिवन डीसी मशीन, ठीक है। इसमें ये जो एक्सप्रेशन है आपका पी जेड अपॉन 2πa, इसमें नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, उसका जो ये है ए की वैल्यू, ये सब कांस्टेंट होगी। P अपॉन 2πa इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मशीन। तो अगर इसको से सपोज कीजिए हमने ये मान लिया कि से पी जेड इज इक्वल टू 2πa को हमने कोई एक के ले लिया, के इज द कांस्टेंट, तो क्या होगा, T इज इक्वल टू सीधा सीधा के इंटू फाइव इंटू आई ए आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू फाइव आई ए, ठीक है। तो इससे इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि द टॉर्क डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल एंड आर्मेचर करंट। मतलब इस एक्सप्रेशन से हमें सीधा सीधा ये पता चल जाता है कि जो भी डीसी मोटर के द्वारा टॉर्क डेवलप हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल के, इसके और आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये इससे हमारा रिजल्टेंट निकल के आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉर्क डेवलप ऑफ बाय ए डीसी मोटर। अब इसमें जो लॉसेज होते हैं, ठीक है, जैसे रोटेशनल लॉसेज होते हैं किसी डीसी मशीन में, वो हमारा रह गया है, फिर एफिशिएंसी रह गई है, फिर स्पीड ऑफ ए डीसी मशीन रह गई है, तो और स्पीड रेगुलेशन, तो इनको भी हम चाहे तो बारी बारी से डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, उसको जो है मैं सेपरेट वीडियो उसकी डाल दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल लॉसेस की, कि डीसी मशीन में जब क्या रोटेशनल लॉसेस हो सकते हैं। रोटेशनल
losses in डीसी मशीन्स। डीसी मशीन में क्या रोटेशनल लॉसेज होते हैं? तो देखिए, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द आर्मेचर द फॉलोइंग लॉसेज टेक्स प्लेस। तो जब आर्मेचर घूमता है तो डीसी मशीन में ये तीन लॉसेज हो सकते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। पहला क्या है? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द बेरिंग्स। पहला क्या है? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द बेरिंग्स। बेरिंग्स में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जो लॉस होता है। दूसरा क्या है? the loss due to consumption of power by the circulation of air or other cooling gas in the machine, and this loss is called windage loss। तो दूसरा हो गया आपका windage loss, जो सर्कुलेशन ऑफ एयर या सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग गैस में जो पावर लॉस होती है, ठीक। और तीसरा क्या है? लॉसेज इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ द मशीन, दीज लॉसेज आर कॉल्ड कोर लॉसेज और आयरन लॉसेज। तीसरा हो गया हमारा कोर लॉसेज, ये हम लोग काफ़ी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और या आयरन लॉस। तो ये तीन तरह, जब भी आर्मेचर घूमता है किसी डीसी मशीन में, तो एक तो फ्रिक्शनल लॉस हो गया, एक जो कूलिंग गैस है या कूलिंग एयर है उसको सर्कुलेट करने में जो पावर लॉस होती है वाइंडेज लॉस हो गया, और तीसरा हमारा कोर लॉस हो गया। तो ये तीन तरह के लॉसेज होते हैं, ठीक। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें जो हमने कोर लॉसेस की बात की है यहाँ पे, या आयरन लॉस, दोनों एक ही चीज़ है। ये हमें मालूम है कि फर्दर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। एक तो होता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ये तो डीसी जनरेटर वाला जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें भी ये चीज़ आपको बता चुके हैं, ठीक। तो इस तरह के लॉसेज होते हैं जब भी आर्मेचर रोटेट करता है किसी डीसी मशीन में। अब इसको मान लीजिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से लिखना चाहें, तो से सपोज कीजिए इन लॉसेस को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो पी आर क्या हो गया? रोटेशनल लॉस इक्वल टू हो गया पी बी, मतलब बीरिंग में जो लॉस हो रहा है, प्लस पी डब्ल्यू वाइंडेज लॉस हो गया, प्लस पी एच हिस्टेरेसिस लॉस हो गया, प्लस पी ई एडी करंट लॉस हो गया। यानी टोटल रोटेशनल लॉस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज लॉसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस है इसको हम पी आई मतलब आयरन लॉस भी लिख सकते हैं, पी एच प्लस पीई, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें चल रही है। अब हमने कहा कि लेट टी क्या है? टी है हमारा एवरेज टॉर्क और इंटरनल टॉर्क एट विच द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर टेक्स प्लेस। यानी टी वो टॉर्क है जिस पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर कन्वर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन। मोटर जो है, मोटर को जो हमने इलेक्ट्रिक पावर दी है वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है, कितने पे? इतने टार्क पे, ठीक। और टीएम क्या है? टीएम है टॉर्क प्रोड्यूस एट द शेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये वो टॉर्क है जो शेफ्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड एट द शेफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के शेफ्ट पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम डीसी जनरेटर के लिए बात करें, देन फॉर ए डीसी जनरेटर ई इंटू आई ए इज इक्वल टू हो गया ओमेगा टी, इज इक्वल टू हो गया ओमेगा टी पी माइनस पी आर, ठीक है। ओमेगा टी इज इक्वल टू हो गया ओमेगा टी पी माइनस पी आर। तो ये जो इक्वेशन आएगी निकल के इज द पावर इक्वेशन ऑफ इट। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये हो जाएगी पावर इक्वेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर। तो ये तो इक्वेशन आएगी किसके लिए? जनरेटर के लिए। और
अगर हम ये लिखते हैं ई आई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी एम प्लस पी आर, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये वाली, ये हो जाएगी पावर इक्वेशन फॉर ए डीसी मोटर, फॉर ए डीसी मोटर, लॉसेस को इंक्लूड करते हुए। ठीक, अच्छा, कभी कभी क्या होता है इन इन डीसी मोटर टी इज समटाइम्स कॉल्ड ग्रॉस टॉर्क एंड टीएम इज कॉल्ड नेट टॉर्क और यूजफुल टॉर्क। तो कभी कभी जब लॉसेस को कंसीडर करते हैं तो क्या होता है कि ये ध्यान रखिएगा आप कि डीसी और डीसी मोटर में, ठीक है, इसको चाहे तो हम चलिए नेक्स्ट पेज पे आपको बता देते हैं कि इन डीसी मोटर के केस में, इन डीसी मोटर कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स टी जो है क्या कहलाता है, ग्रॉस टॉर्क, ग्रॉस टॉर्क, और टीएम जो है, टीएम कहलाता है नेट टॉर्क, या इसको हम यूजफुल टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीसी मोटर में, डीसी मशीन में टॉर्क कैसे डेवलप होता है, और टॉर्क डेवलपमेंट के बाद कितने तरह के उसके अंदर रोटेशनल लॉसेस होते हैं, वो रोटेशनल लॉस किस किस तरह के लॉसेस से मिलकर बना होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको और क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी यह है कि अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।